हाँ, हेलो बच्चों। क्लास नाइन्थ आज हम करेंगे समकालीन भारत भाग 1 यानी कि भूगोल का पार्ट 2। ज्योग्राफी का पार्ट 2 इसमें है भारत का भौतिक स्वरूप, है ना। भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है, और जबकि आपने जो पढ़ा था 9th क्लास पहले, वो पढ़ा था, फर्स्ट लेसन जो था वो था भारत का आकार और स्थिति। भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत की स्थिति कैसी है, भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, और कौन से देश किस सीमा से लगे हुए हैं, भारत की कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, भारत का जो है पूर्वी तट कौन सा है, पश्चिमी तट कौन सा है। तो ये सारे काम आपने किस में किया था, लेसन फर्स्ट में किया था। और आज हम करेंगे लेसन सेकंड, भारत का भौतिक स्वरूप, यानी कि उसका कैसा स्वरूप है, किस तरह का है। ये सारी बातें आज हम इस पार्ट में करेंगे। कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं मरुस्थल है, कहीं जल है, कहीं पानी है, तो ये उसका भौतिक स्वरूप है। और ये जो है कहीं भूकंप आते हैं, कहीं जो है पर्वत खिसकते हैं, तो क्यों खिसकते हैं, किस कारण से खिसकते हैं। ये जो प्लेटें होती हैं हमारी, उनकी विभिन्न गतियाँ, कि ये जो हमारी प्लेटें होती हैं उनकी विभिन्न प्रकार की गतियाँ क्या हैं। जैसे ये 2 प्लेटें हैं, ये अभी सारी परिसीमा हैं कि दोनों प्लेटें एक दूसरे से मिली हुई हैं, ऐसे मिली हुई हैं इस तरह से, और इसी में एक दूसरे से अलग हो रही हैं। इसमें क्या है, अब सारी परिसीमा है कि दोनों एक दूसरे से विरोधी चल रही हैं। और ये क्या है, 36 का आंकड़ा है और ये 33 का आंकड़ा है कि जुड़े हुए हैं और ये दूर हो रही हैं। फिर है रूपांतर परिसीमा, एक आगे और एक पीछे अपना रूप को परिवर्तित कर रही है, ऐसे चल रही हैं। तो ये जो प्लेटें होती हैं पृथ्वी के नीचे, ये अपने किस प्रकार गतिविधियाँ करती हैं, किस तरह कार्य करती हैं, और उसका असर हमें किस तरह से देखने को मिलता है, ये सब जो है आज के पाठ में हम करेंगे। तो बेटा इसमें हम करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र यानी कि भूभाग में रहते हैं। भारत क्या है, एक विशाल स्थल आकृति वाला विशाल देश है, और आप किस क्षेत्र में रहते हैं, किस भूभाग में रहते हैं। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से क्या होंगे, परिचित होंगे। और यदि आप पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं, ऊपर पहाड़ी इलाके के निवासी हैं, तो आप पर्वतीय ढलानों, घाटियों से भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि हम जिस परिवेश में, जिस वातावरण में रहते हैं, हमें उसकी जानकारी होती है। अगर पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं तो हम पर्वतीय इलाकों के बारे में जानते हैं, कौन सी पर्वत है, कौन सी घाटी है, कौन सी ढलान है। अगर हम मैदान में रहते हैं तो हम मैदान की जानकारी रखते हैं। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप, समुद्र। आप यह सोच रहे होंगे कि यह विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ कैसे बनी। अब हम भारत के मुख्य भू आकृतियों की विशेषताओं तथा उसकी संरचना, संरचना तो उसका स्ट्रक्चर, उसका ढंग के बारे में जानेंगे। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलियाँ पाई जाती हैं, जिनमें कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती हैं, जिनका की प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ है ना। कठोर से कठोर भी शैल पाई जाती है, और कुछ बहुत सॉफ्ट भी पाई जाती है। जो कठोर शिला है वो क्या है, ताजमहल का निर्माण हुआ है, सफ़ेद संगमरमर से, कहते हैं ना, संगमरमर से हुआ है। कुछ सैल खड़ी की तरह मुलायम होती है। सैल खड़ी होता है जो खड़िया बोलते हैं जिसको, सैल खड़ी की तरह मुलायम होती है। ये जो है खनिज है, खोद के निकाला जाता है, सैल खड़ी की तरह मुलायम होती है, जिसका प्रयोग टैल्कम पाउडर बनाने में होता है ना बेटे। कितनी आश्चर्य की बात है कि जो हम टैल्कम पाउडर यूज़ करते हैं कि भाई ये नाइसिल का है, डर्मिकूल का है, घुंघरू या दूर भगाता है, तो इसका जो रॉ मटेरियल है वो भी प्रकृति से मिलता है, सैल खड़ी यानी कि खड़िया से मिलता है। उसको साफ करके, पीस के, उसमें सुगंध और केमिकल या इसी तरह की चीज़ें मिलाई जाती हैं कि जिससे कि उसमें क्या ना हो,
हमारी स्किन को नुकसान ना दे, फायदेमंद है। तो एक नई चीज़ आपको पता चली कि सैलखड़ी का जो मुलायम होती है, जो सैलखड़ी मुलायम होती है, उसका प्रयोग हम टेल्कम पाउडर बनाने के रूप में, उसके रॉ मटेरियल के रूप में भी प्रयोग करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में विभिन्नता पाई जाती है ना। ये आप पाएंगे कि भारत में जो है मिट्टियों के 6 प्रकार पाए जाते हैं। क्लास 10th में जब आप आएंगे तो अब आप इसको डीपली इसकी नॉलेज रखेंगे, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की शैलों से बनी होती है। क्या आपने कभी इन विविधताओं के कारणों के बारे में सोचा है? इनमें से अधिकतर विविधताएं शैलों के निर्माण में विभिन्नता के कारण होती है। भारत एक विशाल भूभाग है। इसका निर्माण विभिन्न भूभागीय कालों के दौरान हुआ है, जिसने इसके उच्चावचों को प्रभावित किया। भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाओं जैसे अपक्षय, अपरदन तथा निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भशास्त्रियों ने भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की। इस तरह एक सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट वितरणिकी का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी होती है ना। ये नेक्स्ट चीज में दिखाई देगा। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थिति महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप वलन, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखीय क्रियाएं होती हैं। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतिविधियों को पेज चेंज करेंगे बेटा। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 8 पर, है ना। तो ये क्या है, हमारा वर्ल्ड का मैप है। प्लेटों की गति की दिशा, विनाशकारी प्लेटों की सीमा, निर्माणकारी प्लेटों की सीमा, ये इंडेक्स है। इसमें से हम देख रहे हैं कि कौन सी प्लेटें कैसी हैं। जो ये एरो वाली है प्लेट की, ये वाली जिसमें एरो लगे हुए हैं, वो क्या है, प्लेट की गति की दिशा है। और ये जो वाले हैं, ये जिसमें ट्रायंगल से लगे हुए हैं, ये विनाशकारी प्लेटों की सीमा है। और ये बिल्कुल सीधी जो जा रही है, तो ये वाली, ये क्या है, निर्माणकारी है। और ये जो डॉट से लगे हुए ना, ये वाले डॉट लगे हुए हैं, ये लगे हैं, इधर से लगे, तो ये है अनिश्चित प्लेट सीमा। अंटार्कटिक प्लेट, ये दक्षिणी ध्रुव का जो हिस्सा है वो अंटार्कटिका का है। तो 3 वर्गों में विभाजित है, 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। चित्र 2.1 में मैंने बताया था, ये देखिए 2.1 ये वाली प्लेट है ना। इसमें क्या है, इसमें 3 उसमें डिवाइड किया है अभिसारी परिसीमा। जब दोनों प्लेटें एक साथ जुड़ती हैं, ऐसे जुड़ती हैं, फिर अपसारी में एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, दूरी बना लेती हैं। और रूपांतर परिसीमा में ऊपर नीचे होती हैं, ऐसे एक ऊपर हो जाएगी, एक नीचे हो जाएगी, जैसे आदमी की गति करते हैं ना, ये तो ये इसके चेंजेस हैं। तो अब हम आ जाते हैं 2.1 में। कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं और अभिसारी परिसीमा का निर्माण करती है, जबकि कुछ प्लेटें एक दूसरे से क्या हो जाती है, अलग हो जाती हैं। अभी हमने चित्र में देखा ना, एक दूसरे से दूर हो जाती है, ये अपसारित परिसीमा का निर्माण करती है। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं, या तो वे टकराकर टूट जाती हैं या प्लेट फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती हैं। कभी कभी एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी गति करती है और रूपांतर परिसीमा का निर्माण करती है। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया है। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इस प्रकार की गतियों से प्रभावित है। क्या आप जानते हैं, विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावित क्षेत्र प्लेटों के किनारे पर स्थित हैं, लेकिन
कुछ प्लेटों के अंदर भी पाए जाते हैं। सबसे प्राचीन भूभाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। ये दक्षिण भारत में है। वही गोंडवाना जो है भारत में क्या है, क्षेत्र दक्षिण भारत में गिना जाता था गोंडवाना का क्षेत्र। और यहाँ खनिज और धातु की खानें बहुत पाई जाती थी गोंडवाना। तो ये जो सबसे प्राचीन भाग है गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। इस गोंडवाना क्षेत्र में भारत, ये देखिए भारत ये रहा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र शामिल थे। गोंडवाना का क्षेत्र दक्षिण के क्षेत्र को कहते हैं और ये सब चीज़ें इसमें शामिल थी। भूप्रपट्टी के अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर से प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेटें अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन प्लेटों के बीच स्थिति टेथिस भू अभिनीत के अपसारी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गई। गोंडवाना भूमि ये प्राचीन विशाल महाद्वीपीय पेंजिया का दक्षिणतम भाग है, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है। टेथिस हिमालय के रूप में उभरे उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के ऊपरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप यह एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण करते हैं। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों में बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया है। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है ना। भारत की भूमि क्या है, बहुत अधिक क्या है, विभिन्नताओं को दर्शाती है। जितनी उसकी भौतिक स्वरूप है, भूमि है, उतने उसके कल्चर है, रीति रिवाज हैं, भाषाएं हैं, परंपराएं हैं। तो ये सारी क्या है, भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। और कहने वाले बहुत से विद्वान ये भी कहते हैं कि भारत के अंदर एक पूरा विश्व बसा हुआ है, किसी भी रूप में, चाहे वो भौतिक भूमि का हो, वातावरण का हो, कल्चर का हो, साहित्य का हो, रहन सहन का हो। तो बहुत सारी विभिन्नताएं जो है भारत की भूमि में दर्शाई जाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया। हिमालय एवं उसकी उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ी एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मुख्य भौगोलिक विवरण। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ये देखो, वैसे इसमें है, ये भारत है और ये हमारा क्या है, हिमालय है, हिमालय पर्वत है। ये यहाँ से जम्मू कश्मीर से लास्ट तक जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश तक जा रहा है। फिर उसमें हिमालय पूरा इसको नेपाल, चीन की सीमा और इधर पाकिस्तान की सीमा को कवर किए हुआ है। और ये हमारी गंगा, यमुना, घाघरा, कोसी, गंडक, ये सारी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। सतलुज, रावी, झेलम और ये सिंधु नदी जो है कहाँ से निकलती हैं, ये सब हिमालय से निकलती हैं। और
ये जो है हमारा मुख्य भौगोलिक विवरण है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, पहला तो इसका भौगोलिक विवरण है हिमालय की पर्वत श्रृंखला, ये पर्वत श्रृंखला है। फिर है उत्तर का मैदान, ये जो है हमारा उत्तर का मैदान है। प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण का, भारतीय मरुस्थल राजस्थान के आसपास का एरिया है। तटीय मैदान जो नीचे की तरफ त्रिभुजाकार है वो हमारे तटीय मैदान है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और एक तरफ अरब सागर है। फिर द्वीप समूह हैं भारत के, वो जो द्वीप समूह हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कौन से लक्षद्वीप समूह है। फिर है हिमालय पर्वत, इसको उसमें पढ़ेंगे। भारत की उत्तरी सीमा पर एक विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये वलित क्या है? पर्वत श्रृंखला है। हिमालय का जो है भूभाग है हिमालय का। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व से दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं। ये उत्तर में क्या है? सिंधु नदी है और दक्षिण यहाँ तक का जो दूसरा छोर है वो ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक और असम अवरोधों में से एक है। 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं हिमालय की पर्वत। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। पश्चिमी ये देखिए, अभी हमने बताया था ना, भारत का जो है ये हमारा पर्वत श्रृंखला है। ये उत्तरी मैदान है, ये मालवा का पठार है, ये दक्कन का पठार है, ये हमारा पश्चिमी तट है और ये हमारा पूर्वी तट है या पूर्वी घाट है, और ये हमारा अंडमान द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और ये हमारा लक्षद्वीप है। ये हमारा राजस्थान का एरिया है और यहाँ जो है ये गुजरात है, ये राजस्थान है। ये गुजरात है और ये राजस्थान है। यहाँ पर क्या है? मरुस्थलीय भाग पाया जाता है, रेगिस्तान का हिस्सा पाया जाता है। और ये हमारे बीचों बीच भारत को दो हिस्सों में बांटती है, वो हमारी क्या है? कर्क रेखा है ना। तो ये तो थी भारत की जानकारी। और ये बेटा मैप आपको बनाना है और इसी तरह से इसको लिखना भी है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए आप। कि भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती हैं। सबसे ऊपरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इससे हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। ये भारत के मुख्य शिखर हैं और जिसमें क्या है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलगिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, बरचो और गुरुला मंदाता। ये भारत की क्या है? वो हिमालय के ऊंचे शिखर हैं। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असंयमित है। हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट का बना है। हिमालय के इस भाग का जो है क्रोड जो है ग्रेनाइट से बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमालयों का प्रवाह होता है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है, जहाँ हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाब श्रृंखला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलपुर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित है। इस क्षेत्र को
पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। अंडरलाइन कीजिए बेटे, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परतों से ढकी हुई हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं जैसे देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। ये शहरों के नाम है, देहरादून अकेडमी, कोटली दून और पाटली दून। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमाचल के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियाँ नेपाल, हिमाचल एवं तीस्ता बांध दिहांग नदियाँ असम, हिमाचल का सीमांकन करती हैं। हिमाचल के कुछ क्षेत्रीय नाम भी पता कीजिए। तो अब हम करेंगे ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंडक यानी कि गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की एक ओर तीखा मोड़ बनाते हैं। भारत के पूर्वी सीमा के साथ फैला है। इसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो कि अवसादी शैल हैं से बनी हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। ये तो हमने क्या पढ़ा था? अब तक हमने पढ़ा बेटा कि भारत का क्या हिमालय पर्वत है ना, वो हिमालय पर्वत कितने वर्गों में बटा हुआ है, ये वाला हिमालय पर्वत है ना। फिर कितनी कितनी उनकी ऊंचाई है, कौन कौन से इसमें हमने पार्ट पढ़े, और ये जो है पर्वत श्रेणियाँ जो बटी हुई हैं वो किस तरह से बटी हुई हैं, ये सब हमने आज पढ़ा। फिर उसके बाद हमने ब्रह्मपुत्र को पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे उत्तरी मैदान, है ना। हिमालय के बाद क्या आता है? भारत का भौतिक स्वरूप में उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु नदी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन तो द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे कि इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से लेकर के उत्तरी का मैदान है, उत्तर भारत का मैदान है, जहाँ मैदानी इलाका होता है वो समतल होता है, सपाट होता है ना, ये मैदान है। ये पहाड़ी इलाका है, मिजो पहाड़ी। तो फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि लंबी 240 से 320 मीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। जो उत्तर का जो मैदान है, यहाँ पे क्या है? जनसंख्या
सघन है, ज़्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण के कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदियाँ द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती है। गाद होता है, उसका जो भारीपन होता है, अवशेष होता है, वो जमा हो जाता है। जैसे सरसों के तेल में गाद जमा हो जाती है, उसी तरह से जब पानी बहता है तो अपने साथ बहुत सारे खनिज, लवण, अवशेष बहा के लाता है और वो जहाँ रुक जाते हैं, जहाँ उसके अवशेष जमा हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक जगह एकत्र हो जाते हैं और जिससे कि बहुत सारी धाराओं में बट जाते हैं। इन धाराओं को वितरिकाएँ कहते हैं। क्या आप जानते हैं दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाव, है ना। दोआब, दो नदियों के बीच का भाग। दोआब दो शब्दों से मिल के बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब में भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है पाँच तथा आब का अर्थ है पानी। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान को बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंध तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। यह विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों से भी विविधता है। आकृति विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो बेटे ये तो हो गया आपका क्या पार्ट 2 भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है। और इस भौतिक स्वरूप में हमने क्या पढ़ा, हिमालय पर्वत श्रृंखला और वो कहाँ तक फैली हुई है। और दूसरा नंबर था उत्तरी मैदान। तो उत्तरी मैदान यहाँ तक हो गया है। उत्तर मैदान गंगा और उसकी जो नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती हैं, वो किस तरह से उत्तर के मैदान को या दोआब गंगा जमुना के बीच के क्षेत्र को क्या करती है, खुशहाल बनाती है, उपयोगी बनाती है, उपजाऊ बनाती है। ये सब हमने पढ़ा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और कल हम इस लेसन को दोबारा जो है आगे पढ़ेंगे, इस लेसन को और आगे काम करेंगे। आज आप इसको पूरा जो है घर पे बैठ के रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप अपना काम नहीं करेंगे, हमारे काम कराने का कोई फ़ायदा नहीं। हमारा फ़ायदा तभी है जब आप उस काम को फॉलो करें, उसे समझें और पढ़ें। ठीक बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी।